बच्चों आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों के सामने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिस कंपार्टमेंट ऑफ सेल के अंदर हो रही है, जिस ऑर्गेनेली के अंदर हो रही है, उस ऑर्गेनेली का थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। और उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वर्क करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो डिफरेंट कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, इनके बारे में मैंने थोड़ी सी डिबेट स्टार्ट की थी। और आज आप लोग इसी को कंटिन्यू करते हुए एक तो पहले ये चीज़ माइंड में रखेंगे कि अभी आज के लेक्चर से ऑनवर्ड जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं यूजुअली आप लोगों के सामने एक डायग्राम ड्रॉ किया करूँगी इस तरह से, जिसमें एक मेम्ब्रेन के अंदर आप लोगों को डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड देन फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एटीपी सिंथेज। ठीक है, सो जब भी मैं ये डायग्राम ड्रॉ करूं, आप लोगों को ये चीज़ पता चलनी चाहिए कि ये मैं इस मेम्ब्रेन की बात कर रही हूँ, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, सो प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों के सामने ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ये आपके पास आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और दरमियान में आपके पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ठीक है, इंटर स्पेस जो कि इनर और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के दरमियान है। तो ये डायग्राम आप लोगों ने याद रखना है कि मैंने इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की रिप्रेजेंटेशन के लिए इस तरह से आप लोगों के सामने ड्रॉ किया करूँगी। ठीक है, अब प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक तो ये चीज़ डिस्कस की थी कि वो सोर्स क्या है जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के डिफरेंट कैरियर्स, फॉर एग्जांपल दिस इज कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4, ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं, दे कपल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एटीपी सिंथेसिस। यानी इसमें आपने याद रखना है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं ये कॉम्प्लेक्सेस, तो इट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करेंगे एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में, दूसरे कॉम्प्लेक्स से तीसरे कॉम्प्लेक्स में, और तीसरे कॉम्प्लेक्स से चौथे कॉम्प्लेक्स में जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे, तो ड्यूरिंग दिस ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज होगी, दिस एनर्जी विल बी यूज बाय एटीपी सिंथेज, और वो इस एनर्जी को यूज़ करते हुए क्या चीज़ करता है, एटीपी की प्रोडक्शन करता है। सो पहले तो हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आ रहे हैं और एटीपी प्रोडक्शन के लिए अपनी एनर्जी डोनेट कर रहे हैं। सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने उन सोर्सेज को आइडेंटिफाई किया था कि ड्यूरिंग फ्यूल ऑक्सीडेशन मल्टीपल पोजीशंस पे जो आपके पास डीहाइड्रोजिनेसिस है, लाइक अगर आप ग्लूकोज की बात करते हैं तो ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस या टीसीएस साइकिल में जितने भी डीहाइड्रोजिनेसिस थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहे हैं ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन में, उन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र किया था Na+ और Fa+ में। बिकॉज हमें ये पता है ना कि जितने भी डीहाइड्रोजिनेसिस हैं, अगर वो किसी फ्यूल को कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्लूकोज है, तो इट मीन्स ऑक्सीडेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन कहीं वेस्ट नहीं होंगे, बल्कि ये जो डीहाइड्रोजिनेसिस या एंजाइम्स जो इन रिएक्शंस को कैटालाइज करवाते हैं, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को फौरी तौर पे किसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, Na+ या Fa+ को। सो वी कैन से कि ड्यूरिंग फ्यूल ऑक्सीडेशन आपके ये ऑक्सीडाइज्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में, NaDH में या FADH2 में। एंड फाइनली इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपके ये रिड्यूस्ड फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, NaDH या FADH2, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स किसको ट्रांसफ़र कर देंगे, इन कैरियर्स को। ठीक है, सो सोर्स आप लोगों को क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स इस सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में से पास करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली NaDH और FADH ने डोनेट करने हैं, और NaDH और FADH के पास ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए,
फ्यूल की ऑक्सीडेशन के दौरान इन्होंने पिक किए। सो अल्टीमेटली ये वही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन या किसी भी फ्यूल की ऑक्सीडेशन से क्या हो रहे थे, रिलीज हो रहे थे। ठीक है, सो सोर्स क्लियर हो गया। इसके बाद हम इसी डायग्राम को माइंड में रखते हुए नेक्स्ट ये देखते हैं कि इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, सपोज यहाँ पे अगर हम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का दोबारा से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, सो इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये जो 4 कॉम्प्लेक्सेस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, जिसके बाद आपके पास एक एंजाइम है विच इज एटीपी सिंथेज। ठीक है, सो इन कॉम्प्लेक्सेस में अब आपने याद रखना है कि दीज कॉम्प्लेक्सेस आर एक्चुअली प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, इनमें मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो सकती हैं और एक्चुअली इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या करते हैं, NADH या FADH2 से रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए एफिनिटी रखते हैं। सपोज यहाँ पे मैं कहती हूँ कि कोई कैरियर प्रेजेंट है, सपोज आयरन साइटोक्रोम या आयरन सल्फर प्रोटीन्स में से कोई प्रेजेंट है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। सो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या करते हैं, NADH या FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स को पिक करते हैं। हो सकता है यहाँ पे सेकेंड इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इसको ट्रांसफर करेंगे। देन थर्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स 1, ये कॉम्प्लेक्स 2 में प्रेजेंट है। सो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। फोर्थ इलेक्ट्रॉन कैरियर यहाँ पे है। सो इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इन कॉम्प्लेक्सेस में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। ठीक है, सो जो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के सामने कुछ कैरियर्स डिस्कस करना शुरू किए थे ना, इसमें कोएंजाइम Q भी था एक। ठीक है, ये कैरियर्स आपके पास जो है वो इन कॉम्प्लेक्सेस का पार्ट होते हैं और 2 कैरियर्स ऐसे हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं, या तो लिपोफिलिक नेचर की वजह से, या फिर एक कैरियर आपके पास यहाँ पे है जो कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट होता है। नाउ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, और वो ये कि इन कैरियर्स की सीक्वेंस जो है क्या वो फिक्स्ड रहेगी या वो चेंज हो सकती है। सपोज अगर मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 कह रही हूँ, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में समटाइम्स कॉम्प्लेक्स 3 पहले आ जाए कॉम्प्लेक्स 2 से, एंड देन कॉम्प्लेक्स 4 और फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर 1। सो क्या हमेशा ये इसी सीक्वेंस में प्रेजेंट रहेंगे या इनकी सीक्वेंस चेंज हो सकती है। बच्चों एक चीज़ आपने याद रखनी है, और वो ये कि इन कैरियर्स की सीक्वेंस हमेशा फिक्स्ड रहती है। यानी आप कभी भी किसी भी जगह पे ऐसा नहीं देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स 2 कॉम्प्लेक्स 1 से पहले आ गए। सो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि इनके ऑर्डर को मेंटेन रखती है, इस सीक्वेंस को डिक्टेट करती है, वो कौन सी चीज़ है जो कि इस सीक्वेंस को डिक्टेट करती है। सो एक्चुअली दिस इज इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसको हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल या एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। वी ऑल नो कि आपके पास कोई भी स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है या इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती है, उनकी इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ स्पेसिफिक एफिनिटीज़ होती हैं जिनको हम रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। आप लोगों को याद होगा कि मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में एक चीज़ बताई थी कि कोई भी स्पीशी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पीशी ए है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा इसी स्पीशी का पार्ट रहेगा, इससे रिलीज नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस इसके करीब कोई ऐसी स्पीशी ना आए जिसकी इस इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी या इसका रिडक्शन पोटेंशियल ए के मुकाबले में क्या है, ज़्यादा है। सो जैसे ही बी इसको अब अप्रोच करेगा, सो बिकॉज इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, तो आप यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि ए इन द प्रेजेंस ऑफ बी यहाँ पे होल क्रिएट कर लेगा, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर लेगा,
और बी क्या कर लेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। सो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है किसी एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज तक, वो उनके रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पे होता है। ठीक है, सो यहाँ से हम ये चीज एक तो आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर के अंदर प्रेजेंट, सॉरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर प्रेजेंट ये जो डिफरेंट कैरियर्स हैं, इन कैरियर्स का रिडक्शन पोटेंशियल NADH और FADH2 से कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि जब NADH और FADH2 साइटोसोल में थे तो वो रिड्यूस्ड फॉर्म में थे, लेकिन जैसे ही वो साइटोसोल को क्रॉस करके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से जब इनर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन को अप्रोच किया इन्होंने, इसके पास गए, तो यहाँ पे अब इनके इलेक्ट्रॉन रिलीज होना शुरू हो गए। और रिलीज क्यों हो रहे हैं, पहले तो ये स्टेबल थे, वो इसलिए रिलीज हो रहे हैं बिकॉज अब जिस कॉम्प्लेक्स को इन्होंने अप्रोच किया है उस कॉम्प्लेक्स की इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी इन रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर से बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो इस कॉम्प्लेक्स को अप्रोच करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स के करीब आते ये फौरी तौर पे अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। ठीक है, एक तो ये पॉइंट आपने देख लिया कि NADH या FADH2 यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन रिलीज क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो आपके पास कैरियर्स हैं इनका रिडॉक्स पोटेंशियल इन रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के कंपैरिजन में बहुत हाई है। सो डेफिनेटली ये अगर इनका रिडक्शन पोटेंशियल लो है तो इन कैरियर्स को अप्रोच करने के बाद दे विल रिलीज देयर इलेक्ट्रॉन। और जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है वो ये कि ये जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं इनकी अरेंजमेंट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पे है। यानी हमेशा कॉम्प्लेक्स 1 का रिडक्शन पोटेंशियल NADH और FADH2 से हाई है। सपोज यहाँ पे मैं 2, 3 इस तरह की टर्म्स यूज करके आप लोगों को बता दूँ। सपोज इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.5, सो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 1। इस इन रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के कंपैरिजन में इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, सो ये इनसे इलेक्ट्रॉन पिक कर सकता है। बट इन दिस चेन, इन दिस सीरीज, जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन कैरियर है उसका रिडक्शन पोटेंशियल फर्स्ट कैरियर से भी ज़्यादा है। सो डेफिनेटली जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो इधर बाउंड नहीं रहेंगे बल्कि फौरी तौर पे यहाँ से नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफर हो जाएंगे, बिकॉज नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स का रिडक्शन पोटेंशियल इससे ज़्यादा है। देन थर्ड कॉम्प्लेक्स का अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल चेक करें तो वो सेकेंड कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा है, और इसी तरह से फोर्थ कॉम्प्लेक्स का रिडक्शन पोटेंशियल आपके पास थर्ड कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा है। सो यहाँ पे जो आपके पास ट्रांसफ़र रिएक्शन हो रहा है वो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से हो रहा है कि ऑटोमेटिकली हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। यहाँ पे आपको कोई एफर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास जो इनकमिंग स्पीशी है उसका रिडक्शन पोटेंशियल प्रीवियस स्पीशी के मुकाबले में बहुत हाई है। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पॉन्टेनियसली एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे, दूसरे कॉम्प्लेक्स से तीसरे और चौथे कॉम्प्लेक्स से होता जाएगा, और इस फ्लो के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी फाइनली उस एनर्जी को पिक करते हुए एटीपी सिंथेज ने क्या करनी है, एटीपी की प्रोडक्शन करनी है। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हुआ? नूर, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे? यस मैम, अगर फोर्थ कैरियर का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है तो अगर NADH या FADH2 सबसे पहले उसको अप्रोच करेंगे तो वहां पर अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे। यस डेफिनेटली, ये क्वेश्चन भी हमारे माइंड में आ सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता था कि आपके पास कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता और एटीपी सिंथेज को ट्रांसफ़र कर देता। लेकिन अभी आप लोगों के सामने मैं कमिंग लेक्चर्स के अंदर एक पॉइंट डिस्कस करूंगी, इसको थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे एलेबोरेट आज करते हैं, उसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं। बाकी पॉइंट्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और वो ये कि मैं आप लोगों से बार बार एक चीज़ डिस्कस कर रही हूँ कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही है। वो एनर्जी मुझे यहाँ पे कहीं नज़र तो नहीं आ रही। एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दौरान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसको अगर इग्नोर कर दिया जाए
तो एटीपी सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। और वो इवेंट क्या है कि जब आपके ये कॉम्प्लेक्सेस NADH या FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स को पिक करते हैं, सो देयर आर सम कॉम्प्लेक्सेस जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के साथ साथ कुछ प्रोटॉन्स को पंप भी करवाते हैं फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 एंड सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर 4। ये 3 कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कपल करते हैं विद द प्रोटॉन पंपिंग फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। एंड एक्चुअली दिस पंपिंग ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे चार्ज की एक्यूमुलेशन एक फोर्स प्रोड्यूस करती है विच इज प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और फाइनली जब यहाँ पे आपके पास कंसंट्रेशन प्रोटॉन्स की ज़्यादा होगी, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे कोई स्पीशी, हम यही कहते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि आपके पास अगर किसी कंपार्टमेंट में किसी जगह पे डिफरेंस क्रिएट हो जाए किसी चीज़ का, सो वो डिफरेंस एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी है। सो यहाँ पे आप देखते हैं कि आपके पास प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट हो गया, मैट्रिक्स में उसकी कंसंट्रेशन कम है और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में कंसंट्रेशन हाई है। सो देयर इज अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स। और एक और चीज़ का भी डिफरेंस क्रिएट हो गया है, और वो किस चीज़ का डिफरेंस है? डिफरेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो इन दोनों की वजह से आपके पास यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोटॉन मोटिव फोर्स, जो कि बहुत हाई अमाउंट में एक एनर्जी है। और अगर ये एनर्जी किसी तरह से यूज़ कर ली जाए, अब एटीपी सिंथेस इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स या इस एनर्जी को कैसे यूज़ करता है कि आपके पास ये मेम्ब्रेन्स जो हैं, ये मेम्ब्रेन्स इम्परमिएबल है, यानी कॉम्प्लेक्सेस यूनिडायरेक्शनल है, कॉम्प्लेक्सेस सिर्फ मैट्रिक्स से उठाएंगे और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेज देंगे इन प्रोटॉन्स को, और इन प्रोटॉन्स के पास वापस आने का कोई रूट नहीं है, कोई पाथ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक पाथ इनको नज़र आ रहा है, और वो कौन सा पाथ है? देयर इज़ अ होल इन एटीपी सिंथेस, जहाँ से ये गुजरेंगे, और होल से गुजरने के बाद इनकी जो एनर्जी है, ये जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स है, ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स एटीपी सिंथेस यूज़ करेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। सो थ्योरेटिकली जैसे आप नूर कह रहे हो कि अगर NADH और FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 को ट्रांसफ़र कर देते तो थ्योरेटिकली तो ये पॉसिबल था, लेकिन इसकी वजह से प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट नहीं होनी थी। और अगर प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट ना होती तो सिंपल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट प्रोड्यूस एटीपी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स कपलिंग विद प्रोटॉन पंपिंग, ये एक्चुअली सोर्स है प्रोटॉन मोटिव फोर्स का। अगर किसी वजह से प्रोटॉन पंपिंग रुक जाती है तो सिंपल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटीपी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, ये आने वाले कुछ लेक्चर्स में ये पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कपल्ड विद प्रोटॉन पंपिंग, एंड प्रोटॉन पंपिंग जो है वो एक्चुअली एटीपी सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। यहाँ से जो भी मैंने आप लोगों के सामने रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पे ऑर्डर बताया ना, ये आप लोग यहाँ से इस ऑर्डर को एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कि ये जो आपके पास ऑर्डर है ये हम फॉलो करते हैं इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कि NADH से आपके इलेक्ट्रॉन्स को एंजाइम Q, देन साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 C एंड साइटोक्रोम A एंड फाइनली ऑक्सीजन तक मूव करते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हमेशा इनमें से आपके पास जो कैरियर्स हैं, या आपको सपोज कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसमें 3 या 4 कैरियर्स हैं और उनके रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है, तो आपने हमेशा लो टू हाई अरेंजमेंट करनी होती है। ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फ्लो करते हैं फ्रॉम द स्पीशी हैविंग लो रिडक्शन पोटेंशियल, ये यूज़ होगी एज अ डोनर, और वो स्पीशी जहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, इट विल बी यूज्ड एज एन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर।